हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी मास्टर पर। तो आज की ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप इस पर जितनी बार इम्पोर्टेंट लिख सकते हो आप लिख सकते हैं इस पर, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जितने भी इन्होंने कथन दिए हैं उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो हर परीक्षा में रामचंद्र शुक्ल जी के कथनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए और आप बहुत ही ध्यान से ये क्लास देखेंगे और इन कथनों को याद ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो रीतिकालीन कवि हुए हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कथन है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आज का पहला कथन, इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। यह कथन शुक्ल जी ने कहा है चिंतामणि त्रिपाठी के लिए। नेक्स्ट है, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। यह कथन बेनी जी के लिए है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। तो ये जो कथन है ये भाषा भूषण ग्रंथ जो कि महाराजा जसवंत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, तो उस ग्रंथ के बारे में ये शुक्ल जी का कथन है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। नेक्स्ट कथन है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये कथन है बिहारी सतसई के लिए। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। तो ये भी बिहारी सतसई के लिए इनका महत्वपूर्ण कथन है। नेक्स्ट है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये भी बिहारी सतसई के बारे में इनका कथन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। तो बिहारी के लिए ये कथन है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यक है। ये भी बिहारी जी के बारे में कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ये भी बिहारी के लिए ही कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट है, भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। तो मंडन के लिए ये शुक्ल जी का कथन है। इनका सच्चा कवि हृदय था। मतीराम के लिए ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में इनके जैसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। तो मतीराम के लिए ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट, उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। तो भूषण के लिए ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। ये भूषण के लिए है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तो ये कथन है भूषण जी के लिए। आगे देख लेते हैं, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। तो ये भी कथन भूषण के बारे में है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण के लिए ये कथन। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। तो सुखदेव मिश्र के बारे में ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट है, ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। देव के लिए महत्वपूर्ण कथन है। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी पर उनके सम्यक संपूर्ण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। ये भी देव के लिए कथन कहा गया है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। तो देव के लिए ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। भिखारी दास के बारे में ये कथन शुक्ल जी का है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट है,
इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। तो ये पद्माकर के लिए कहा गया है। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी है। तो ग्वाल कवि के लिए ये महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट है, षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। ये भी ग्वाल कवि के लिए कहा गया है। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। तो ये जो कथन थे ये रीतिकालीन संबंधित जितने भी कवि थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। तो आगे हम देख लेते हैं आचार्य शुक्ल जी के आदिकाल से संबंधित जो भी कथन हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पर लगा लीजिए। ये प्रश्न बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। नेक्स्ट है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देशभाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। नाथ पंथ के योगियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। नेक्स्ट है, सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। सरह यानी कि सरहप्पा के बारे में ये कथन कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे है, कबीर और संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा थी। वीरगति के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देवरासो मिलती है। बीसल देवरासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। बीसल देवरासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। नेक्स्ट है, यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णात्मक है। ये बीसल देवरासो के लिए कहा गया कथन है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यक नहीं है, राजस्थानी है। ये भी बीसल देवरासो के लिए महत्वपूर्ण कथन है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यक रूप था वह डिंगल कहलाता था। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद्रवरदाई के लिए ये महत्वपूर्ण कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है और इन्होंने चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो के लिए ये कथन। नेक्स्ट, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। तो ये विद्यापति के बारे में ये कथन कहा है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के पदों के संबंध में ये कथन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का विद्यापति के बारे में ये कथन है। नेक्स्ट, मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर की समय तक ही समझना चाहिए। तो आगे भक्तिकाल से संबंधित कथन स्टार्ट हो जाते हैं। तो रीतिकाल और आदिकाल से संबंधित हमने जो कथन है वो देख लिए हैं। आगे भक्तिकाल से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। तो कबीर जी के बारे में ये कथन है।
इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। मृगावती के लिए ये कथन है। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहिद्दी। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। यहीं प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। शेख नबी के लिए ये कथन कहा गया है। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना के लिए ये कथन है। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट कथन। नेक्स्ट है, इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया है? तो सूरदास की तरफ। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, हर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। श्री वल्लभाचार्य जी के लिए ये कथन कहा गया है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। आचार्य शुक्ल के अनुसार मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो संवत 1573 में चौकड़ी नामक गांव में हुआ। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। तो रसखान जी के लिए महत्वपूर्ण कथन है कि उन्होंने रसखान जी को बड़े भारी कृष्ण भक्त कहा है। नेक्स्ट है, इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। कृष्ण भक्त कवियों के लिए आचार्य शुक्ल ने केशवदास को भक्ति काल में सम्मिलित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के गुरु थे नरहरयानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान माना है राजापुर। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो ये कथन तुलसीदास जी के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो आगे आधुनिक काल से संबंधित जो कथन है वो स्टार्ट हो जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के। तो आधुनिक काल से जो भी कथन है वो हम अपनी जो आने वाली हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। इनमें से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप अच्छी तरह से ये क्लास देख लीजिए। तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, और जो भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आप अपने सुझाव बॉक्स हमें जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।